G20 सम्मेलन के लिए इटली दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। सम्मेलन में शिरकत करने से पहले पीएम वेटिकन सिटी गए, जहां पोप फ्रांसिस ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलते ही पोप ने उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद पीएम ने उन्हें कुछ तोहफे दिए। उन तोहफों में ग्लोबल वार्मिंग पर लिखी गई एक किताब भी शामिल थी। इसके बाद दोनों ने आमने सामने बैठकर कोरोना महामारी और पर्यावरण समेत कई दूसरे मुद्दों पर काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहाँ मौजूद रहे। सभी ने एक साथ फोटो भी खिंचवाई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पोप को भारत आने का न्योता भी दिया। इस मुलाकात की चर्चा दुनिया भर में हुई। वहीं प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्विटर पर इसकी कई तस्वीरें पोस्ट की, जिसके बाद विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया, जिसमें जानकारी दी गई कि पीएम नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच कोरोना महामारी और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों पर चर्चा हुई। और इस बीच प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भारत के उठाए गए कदमों की जानकारी पोप को दी। इसके अलावा भारत में कोरोना की 100 करोड़ डोज लगाने की भी जानकारी पीएम ने पोप से साझा की। जिसके बाद पोप फ्रांसिस ने कोरोना काल में दुनिया के कई देशों की मदद करने पर भारत की सराहना की। वहीं पीएम ने पोप को भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। पोप के साथ पीएम की ये मुलाकात 20 मिनट तक होनी तय थी, लेकिन दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। और पोप के साथ पीएम की मुलाकात को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया। इस मुलाकात के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया, जिसके जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने इसे शांति और सौहार्द की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। वहीं आरएसएस ने इसे देश के लिए गर्व का लम्हा बताया। प्रमुख व्यक्तिಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌರವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವೇ। देश के कई ईसाई धर्मगुरु भी पोप से प्रधानमंत्री की मुलाकात पर काफी खुश दिखाई दिए। We are very glad, all Indian Christians, that our Prime Minister, the Prime Minister of the largest democratic country, has met our Pope. वहीं इटली की राजधानी रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात की। इसके अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वो अलग से मिले, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल हुए। इन दोनों नेताओं से प्रधानमंत्री की अलग अलग हुई मुलाकात में गर्मजोशी साफ नजर आई। जो बाइडेन की तरह इमैनुअल मैक्रों भी प्रधानमंत्री के गले में हाथ डालकर दोस्ताना अंदाज में नजर आए। बाद में नेताओं ने गले मिलकर भी एक दूसरे का स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इस बीच केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को भारत दौरे के लिए न्योता देने पर पीएम का स्वागत किया। केरल बिशप्स काउंसिल ने उम्मीद जताई कि पोप के भारत दौरे से भारत और वेटिकन सिटी के बीच कूटनीतिक रिश्तों में भी मजबूती आएगी। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रवक्ता ने भी इस मुलाकात को देश के लिए गौरव बताया। उन्होंने विश्व के बारे में चिंता व्यक्त की, सविशेष क्लाइमेट चेंज के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री श्री भी जब जब मौका मिले विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के बारे में अपनी आवाज उठा रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोम में मौजूद पीएम नरेंद्र मोदी अपने इटली दौरे के तीसरे और अंतिम दिन की शुरुआत ट्रेवी फाउंटेन देखने से करेंगे। ट्रेवी फाउंटेन रोमन काल की बेहतरीन संरचनाओं में शामिल है। रोम की 3 अहम सड़कों को जोड़ने वाले तिराहे पर बने विशाल फव्वारे को ट्रेवी फाउंटेन कहा जाता है। ट्रेवी दरअसल लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तिराहा। ट्रेवी फाउंटेन देखने के बाद पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में शामिल होंगे, जो क्लाइमेट चेंज पर होगा। शाम 4:45 पर पीएम मोदी स्पेन के पीएम से मुलाकात करेंगे। शाम 5:20 पर वो G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में हिस्सा लेंगे, जो सतत विकास पर होगा। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल से मिलेंगे। रात 8:45 पर पीएम सप्लाई चेन पर ग्लोबल समिट में भाग लेंगे और फिर रात 10:30 बजे वो ब्रिटेन के ग्लासगो रवाना होंगे। रोम में चल रहे G20 समिट में पीएम मोदी ने कोरोना से जंग पर अपना विजन दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन रखा, जिससे भविष्य में इस तरह के संकट से निपटने में विश्व को और ताकत मिले।
सम्मेलन में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत अगले साल 500 करोड़ वैक्सीन की डोज बनाएगा। पीएम ने वहां भारत में बहुत कम समय में लगे 100 करोड़ वैक्सीन डोज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका निभाई और 150 से ज्यादा देशों को कोरोना के संकट काल में दवाइयां उपलब्ध करवाई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि WHO को भारतीय वैक्सीन को जल्द मान्यता देनी चाहिए। Prime Minister conveyed that India has not only vaccinated over 1 billion of our citizens, but more important is that we are ready to produce over 5 billion vaccine doses by the end of next year. This obviously will be available not only for our citizens, but the rest of the world. उत्तर प्रदेश के मऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीजेपी के जिला महामंत्री रविंद्र सिंह के साथ सरेआम मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा कि नीली शर्ट पहने आदमी ने बीजेपी नेता रविंद्र सिंह की कॉलर पकड़ ली और उनके साथ मारपीट की। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोग पिटाई करने वाले आदमी को रोकते हुए दिखाई दिए, मगर गुस्से से तमतमाए इस शख्स ने बीजेपी नेता को अपने चंगुल से नहीं छोड़ा। इस मारपीट से पहले भी वहां मौजूद लोग राजू नाम के इस शख्स को शांत कराते हुए नजर आए, लेकिन लोगों की इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ और देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट करने के फौरन बाद बीजेपी नेता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। वो हमारी कॉलर पकड़ के तुरंत पैसा मांगने लगे, पैसा दो मुझको। तो हमने कहा कि कोई हमसे ना कोई आपसे जान ना पहचान, किस बात का पैसा है। बताया गया कि आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी का करीबी है और पैसों के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को झटका लगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के 1 और बीएसपी के 6 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी विधायकों को लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की तुलना बीजेपी से कर दी। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों से जो वायदे किए थे उनमें 85% काम पूरे हो चुके हैं। घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। हरियाणा के करनाल में प्रशासन की टीम ने एक मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में मिठाइयां, मावा और दूध को जब्त किया गया। आरोप है कि केमिकल वाले दूध से ये मिठाइयां बनाई जा रही थी। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पणजी में मछुआरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोगों से बातचीत की। पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यूपी के आगरा में गिरफ्तार कुछ कश्मीरी छात्रों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। आरोप है कि उन छात्रों ने T20 वर्ल्ड कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाया था। किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को डंडे के जोर पे आप हुबल बदन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी, प्यार की जरूरत है ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के। महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। इस लेटर के बहाने उन्होंने एक राजनीति रचानी है, वहां पर लोगों को और गुमराह करना है। यूपी के जौनपुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पटाखों के एक गोडाउन में पटाखों ने आग पकड़ ली, जिससे वहां जोरदार धमाके हुए। आरोप है कि वहां बना इजाजत के पटाखे बनाए जा रहे थे और जरा सी चूक की वजह से आग लगी और आग लगते ही पटाखे एक साथ फूटने लगे, जिसकी आवाज काफी देर तक और दूर तक सुनाई दी। पटाखों में आग लगने से आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखा। कुछ देर में आग तो दिखनी बंद हो गई, लेकिन मकान की छत से धुआं लगातार काफी देर तक बाहर निकलता रहा। आरोप है कि मकान में बिना इजाजत के पटाखे बनाए जा रहे थे। ये समझ में नहीं आता प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर परमिशन दे रखा है। ऐसे आबादी के बीच में इस तरह का काम हुआ, बहुत बड़ी घटना घटी है। बताया गया कि हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि हादसे की वजह से आसपास के करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के उफान पर आने से कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पहाड़ों पर बारिश और नरोरा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया।
जो उसके आसपास मौजूद इलाकों में भी घुसने लगे। पानी भी थोड़ा नहीं, इतना कि लोगों के पैर घुटनों तक डूब गए। वहाँ के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कें कहीं गायब दिखी और पानी ने वहाँ के लोगों की मुसीबत ऐसी बढ़ाई कि वो अपना घर छोड़कर वहाँ से जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनके घरों में भी पानी घुस गया। इन हालात में कोई अकेले तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित जगहों पर जाता दिखा। जिनकी व्यवस्था है वो अपने दूसरे घरों में जा रहे हैं, जिनकी नहीं है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करेंगे। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के न सिर्फ घरों में तबाही मची, बल्कि उनके खेत भी पानी की भेंट चढ़ गए। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के केवड़िया में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सरदार पटेल की जयंती पर होने वाले इस कार्यक्रम में अमित शाह सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वहां एक परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें अर्धसैनिक बल और गुजरात पुलिस के जवान हिस्सा लेंगे। परेड के बाद अमित शाह का संबोधन होगा। समारोह में पीएम मोदी का एक वीडियो संदेश भी दिखाया जाएगा। देश के अलग अलग इलाकों से आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के 75 साइकिलिस्ट 9000 किलोमीटर की यात्रा करके इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात के 101 पुलिसकर्मी 9200 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा तय कर इस समारोह में पहुंचेंगे। समारोह में ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विजेता 23 खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी शामिल होंगे। यरूशलेम में इजराइल की पुलिस की फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई। बताया गया कि वहां एक कब्रिस्तान में चल रहे काम का विरोध कर रहे फिलिस्तीनियों को तितर-बितर करने के लिए इजराइल पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, जिसका फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। मगर इजराइल के पुलिस के आगे इन लोगों की एक नहीं चली और उसने एक एक कर हंगामा कर रहे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। अपने साथियों को हिरासत में लिए जाने से बाकी के प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। लिहाजा हालात संभालने के लिए इजराइल पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, जिससे बचने के लिए कुछ लोग इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ वहीं डटे रहे। इस दौरान वहां खड़ी कुछ गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इस हंगामे की वजह से कब्रिस्तान के बाहर कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए और वहां से गुजर रहे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। इजराइल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दोबारा हालात न बिगड़े, इसके लिए कब्रिस्तान के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनावी दौरे पर गोवा पहुंची टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक तरह का समझौता है। ममता के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे की पार्टी की मुखालफत करना, ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो पाकिस्तान से हार के बाद मोहम्मद शमी की हुई ऑनलाइन ट्रोलिंग पर जमकर बरसे। I don't even want to waste, 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%. राजस्थान के झुंझुनू में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक दलित समुदाय के छात्र की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि 2 छात्रों के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद स्कूल के एक टीचर ने उसे डंडों से पीट दिया। 3-4 डंडे टूट गए थे, मोटे मोटे डंडे टूटने के बाद मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गुजरात के कच्छ में दबंगों ने दलित समुदाय के कुछ लोगों को पीट दिया। बताया गया कि ये सभी लोग गांव के एक मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें मंदिर में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए एक स्टेडियम में रखा गया, जहां प्रशंसकों, फिल्मी हस्तियों से लेकर नेताओं और खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुनीत राजकुमार का दोपहर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं। वहां वो रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी दिवाली के मौके पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को भी देखेंगे। अयोध्या में आज 101 स्वयंसेवक एक साथ शंख बजाकर दीपोत्सव के कार्यक्रम के सफल होने की कामना करेंगे। 3 नवंबर को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले लेजर शो की रिहर्सल भी की गई, जिसकी वजह से राम की पैड़ी जगमगा उठी।